सब्सक्राइब करें आदर्श धर्म। नमस्कार मित्रों, आज की कहानी ऐसी मस्त कहानी है जिसको सुनकर आप आनंदित हुए बिना नहीं रह सकते। कहानी शुरू करूं इसके पूर्व मेरी आप सभी लोगों से अपील है कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया तुरंत कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं एक अद्भुत आनंदमयी भाई बहन का प्यार, ननद भौजाई की लड़ाई, ड्रामा, सस्पेंस से भरपूर कहानी। एक माता पिता की 2 संतान थीं, जिसमें से लड़का बड़ा था और लड़की उससे 10 साल छोटी थी। उनके सिर्फ 2 ही संतान थीं। पहले तो रामदीन के यहाँ सिर्फ एक लड़का हुआ और अपने आप बच्चे होना बंद हो गए। लड़का 10 साल का हो गया। सब बच्चे उसको चिढ़ाते थे कि अकेला है, बड़वा है। उस लड़के का नाम लाखन था। थोड़े दिनों के बाद रक्षाबंधन आया। सबकी बहन राखी बांध रही थी तो वो और दुखी हुआ और मंदिर में माता के चरण पकड़कर एक बहन मांगा। भगवती माता बड़ी दयालु हैं। बालक की विनती स्वीकार हो गई और थोड़े दिनों में रामदीन के घर कन्या रूपी रत्न ने जन्म लिया। लाखन खुशी से नाच रहा था कि आज से उसका बड़वा शब्द से छुटकारा मिल गया। उसे एक छोटी प्यारी सी गुड़िया घर में मिल गई। भाई ने अपनी बहन का नामकरण किया। उसने भाई से भा अक्षर उठाया और अपनी माता सुशीला का पहला अक्षर उठाया और नाम रखा भासु, जो कहने का नाम पड़ा और आगे चलकर अपभ्रंश होकर भस्सो हो गया। भस्सो अपने माता पिता की तो दुलारी थी ही, सबसे ज्यादा भैया की लाडली थी। लड़की स्कूल जाने लगी। बड़ी हंसी खुशी से समय बीत रहा था। थोड़े दिन के बाद लाखन का विवाह हो गया और घर में एक दूसरे घर से एक लड़की आई, जो ऊपर से तो सम्मिलित परिवार में खुश थी, लेकिन अंदर अंदर सास ससुर और ननद उसको खल रहे थे। इसी बीच लाखन के 2 सुंदर संतान जुड़वा बच्चे हुए और घर में पुनः बच्चों की किलकारी गूंज रही थी। अचानक एक दिन गृह के स्वामी रामदीन की मृत्यु हो गई। रामदीन के पास पहले से ही बहुत जमीन थी और उसने काफी खरीद भी ली थी। लाखन बड़ा मेहनती था, इसलिए खेती सोना उगल रही थी, अर्थात धन धान्य की कमी नहीं थी। अब चूंकि लाखन की माँ बड़ी बूढ़ी थी, उसको सुनाई और दिखाई भी नहीं पड़ता था, अतः लाखन की पत्नी ही, जिसका नाम नीलिमा था, वो घर की होलसेल मालकिन बन गई और अब घर में उसकी मनमानी चलती थी। उसने भासो की पढ़ाई बंद करवा दी और अपने ही एक परिचित के यहाँ शादी पक्की कर दी। पर हर व्यक्ति का भाग्य तो अपना अपना होता है। कोई कितना भी बुरा करे, होता वही है जो परमात्मा चाहता है। भस्सो की शादी हो गई। जिस परिवार में भाभी ने शादी कराई वो बहुत गरीब थे। 2 समय की रोटी भी बामुश्किल होती थी। पत्नी बोली, देखो हमने ननद के लिए कितना अच्छा रिश्ता ढूंढा है, रानी बनकर रहेगी। लाखन बड़ा समझदार, उसने लड़के से बात किया और लड़का होनहार देखकर शादी कर दिया और बहन की पढ़ाई ससुराल से ही चालू करा दिया। पढ़ाई का सारा खर्चा भाई लाखन चुपचाप देता। लड़का बड़ा होनहार था। साले की मदद से दोनों पति पत्नी मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन तब तक उनके घर गरीबी ही थी, जिससे भस्सो पूरी तरह से भाई के ऊपर निर्भर थी। लेकिन भाभी ने जानबूझकर ननद की शादी कराई थी ताकि उसका एक छत्र राज्य हो जाए। अपने मायके वालों की वो आर्थिक मदद कर सके। वो अपने भाइयों भाभियों, भतीजी भतीजे, अपने माता पिता सबको कपड़े गहने खाने पीने की चीजें भेजती रहती थी, कुछ पति की जानकारी में और कुछ छिपाकर। लाखन बड़ा परेशान था कि ससुराल वाले ठीक ठाक कमाई करते हैं, अपनी कमाई बचाते हैं और अपनी बहन को मूर्ख बनाकर हमारे घर को लूट रहे हैं, लेकिन वो करे भी तो क्या करे। पत्नी से कुछ कह दे तो गृह क्लेश हो जाए, जिससे गांव और मोहल्ले में उसकी बदनामी हो। इसी इज्जत को बचाने के लिए
लाखन खून का घूंट पीकर जिए जा रहा था। अब उसके बच्चे भी 10 साल के आसपास हो गए थे। बच्चों के भविष्य का सवाल था, लेकिन पत्नी को उसके भाई लोग और खासकर उसकी मम्मी लूटे जा रही थी। और तो और अब तो उसकी मूर्खता का फायदा उठाकर उसकी बहन भी उठा रही थी और बहाने बना बनाकर लाखन की गाढ़ी कमाई को लूटे जा रही थी। रक्षाबंधन का पर्व आया, किंतु लाखन की पत्नी कभी भी मायके नहीं जाती। कहीं लाखन अपनी गरीब बहन को घर से कुछ राशन या पैसे की मदद कर दे। लाखन को आदेशित कर दिया गया कि सुनो जी बोलो, तुम ना तो भस्सो के घर जाओगे और ना ही उसे कुछ दोगे। अगर वो राखी में आई तो उसको जो भी देना होगा हम देंगे। हम तो चाहते ही नहीं कि ये बेफजूल की राखी बंधवाने का त्योहार मनाया जाए। खुद कुछ करते नहीं, बस मुंह उठाया और राखी का बहाना बनाया और चल पड़ी भीख मांगने। मैं तो कभी नहीं जाती राखी मनाने। अपने मायके पर तुम्हारी लालची बहन आ जाएगी भीख मांगने के लिए। आज पति देव को अपनी बहन के लिए ऐसी बात सुनकर क्रोध आया, किंतु फिर भी समाज में चीख पुकार न हो, बेइज्जती न हो, इसलिए धीरे से बोले, मेरी बहन सिर्फ भाई बहन के त्योहारों पर आती है और मैं उसको क्या देता हूँ। जितना वो खर्च करके इतनी दूर आती है उतना भी तुम नहीं देती उसको। हाँ, जिनके घर सब कुछ है, तेरी बहन, तेरी भाभी, तेरे भाई और तो और छोड़ो, तेरी माँ भी बेटी को लूट कर खाए जा रही है। भिखारी कौन है, तेरे घर वाले या मेरी बहन? और सुन, ये घर, ये खेत, ये व्यापार जिसकी तुम मालकिन हो, ये सब मेरे पिता का है और उसी पिता की संतान होने के कारण भस्सो इस समस्त प्रॉपर्टी की आधे की हकदार है। ये उसकी शराफत है कि वो कुछ नहीं लेती, जबकि मुफ्तखोर ससुरालिये मुझे लूटे जा रहे हैं। क्या ये मुझे नहीं मालूम? पर गृह क्लेश न हो इसलिए चुप रहता हूँ। ये लो, अब भिखारी बहन की बराबरी मेरे घर वालों से करोगे? मेरे घर वाले जब आते हैं तो फल मिठाई लाते हैं और थोड़ा बहुत मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ। वो तो हमेशा मना करते हैं, बल्कि मायके में तुम्हारी इज्जत बढ़ाने के लिए सब करती हूँ, वरना तुम किस लायक हो? मेरे भाई बाप के किसी के पास खड़े होने की तुम्हारी औकात है? एक तो इज्जत बनाई है ससुराल में, ऊपर से मेरे घर वालों को मुफ्तखोर कहते हो। आए दिन कोई न कोई यहीं पड़ा रहता है, जाने का नाम लेते नहीं। एक जाता है दूसरा हाजिर, मुफ्तखोर मुफ्त की रोटी तोड़ने चले आते हैं। कोई माता पिता अपने बेटी के घर पानी तक नहीं पीते कि लड़की के घर खाकर नर्क नहीं जाना। जिसको कन्यादान किया हो, शास्त्र के अनुसार उस घर के, उस गांव मोहल्ले को छोड़ो, 1 कोस की दूरी तक पानी नहीं पिया जाता, क्योंकि पानी प्रत्येक कोस पर बदल जाता है। एक तुम्हारी माँ पिताजी यहाँ आकर कभी जाने का नाम ही नहीं लेते, मुफ्तखोर कहीं के। ये सुनो, मेरे माता पिता को बोला है, अब मैं तुम्हारे घर नहीं रह सकती, मुझे तो तुमसे छुटकारा चाहिए। ये सुन, 12 साल से तेरे रंग ढंग देख रहा हूँ, घर को नर्क बना दिया, फिर भी समाज में बेइज्जती न हो इसलिए चुप रहा। अब सारी सीमा क्रॉस हो चुकी, तू जा, जहाँ कल जाना हो आज जा। हाँ चली जाऊंगी, बच्चे तुम पाल लेना, बच्चे मेरे हैं, मैं खुद देख लूंगा। तू जा, जहाँ जाना चाहे अभी जा। पति मोहल्ले वाले न हंसें इसलिए चुप था। उसके पूर्वजों की समाज में एक इज्जत है, उसको बचाना भी है, बहन से प्यार भी है। सोचता रहता है कि राखी का दिन आ गया। बहन आई, अकेली ही आई थी, राखी के साथ 1 किलो मिठाई लाई थी और डरते डरते घर आई। उसने भाई के भतीजों को राखी बांधी। भाई बोला, भस्सो मुझे जरा खेत पर जाना है, तुम खाना खाओ, आराम करो, हम जाकर आते हैं। भस्सो खाना खाने बैठी ही थी कि भाभी ने थाली आगे से खींच ली और बोली, शर्म नहीं आती? आ गई खाना ठूसने। भस्सो को रोना आ गया तो बोली, भाभी भैया ने कहा था कि खा के जाना, नहीं तो मैं कभी की निकल जाती। हम सब मेहनत से रोटी नमक चटनी दाल सब्जी जो कमा कर खाते हैं, फिर भी कोई बात नहीं। मेरी भाभी हो बड़ी हो, मुझे कोई शिकायत नहीं। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे करमजली, खाली हाथ जाएगी? घर से मोहल्ले वाले कहेंगे कितनी खराब भाभी है, ननद को कुछ भी नहीं दिया,
तेरे भैया की यहाँ मोहल्ले में बदनामी होगी। भाई बहन एक दूसरे के लिए अपनी जान तक दे दें, इस हद तक दोनों का प्यार था। बहन कहती है तो बताओ मुझे क्या करना है जिससे भैया की बदनामी न हो। भाभी कहती है कि वो पुरानी चद्दर उठाओ और दूधहड़, दूध को गर्म करने के लिए एक मिट्टी का मटका होता था जिसमें दूध गर्म किया जाता था, उसको दूधहड़ बोलते थे, जिसके नीचे उपले जलाए जाते थे और वो दूध पूरे दिन धीरे धीरे पकता रहता था। तो दूधहड़ के नीचे की बहुत सारी राख इकट्ठी है, उसको चादर में भरकर गठरी बनाकर सिर पर रखो और चलती बनो। कोई पड़ोसी मिले तो कहना कि आटा, दाल, चावल, कपड़े आदि हैं, और हाँ, खेत की तरफ से मत जाना और भैया से मिले बिना फूट लो यहाँ से। भस्सो ने वही किया। राख की गट्ठर बनाकर सर पर रखी और जल्दी जल्दी जाने लगी। सरपट भागी जा रही थी कि जल्दी से गांव से बाहर निकल जाए, भैया ना मिले। फिर आगे जाकर किसी सुनसान जगह जहां कोई देख न पाए ये राख फेंक कर निकल जाएगी। लेकिन भैया तो रास्ते में ही बहन का इंतजार कर रहे थे। बहन को रोका और बोले कि मुझे मालूम था कि कुछ ऐसा ही करेगी वो। बिना कुछ दिए ही वापस भेज दिया। नहीं भैया, उन्होंने खूब प्यार से खाना खिलाया। मेरी सास बीमार है, रुक नहीं सकती थी, इसलिए जा रही हूँ। भाभी तो रोक रही थी, भैया देर हो जाएगी, अब चलती हूँ। ये तो दिखाओ क्या है। नहीं भैया, और भाई ने बहन की गठरी पकड़ ली और देखा तो भाई रोने लगा और बहन भाई गले लगकर बहुत रोए। लाखन बोला, बहन इसको यहीं फेंक, अब तुम जाओ अपने घर, कह देना कि कल भैया खुद आ रहे हैं, इसलिए मैं अपने साथ कुछ नहीं लाई। बहन चली गई और अब लाखन घर पहुंचा और बोला, भस्सो गई? हाँ चली गई। तुमने कुछ दिया था उसको? ये लो। ये भी कोई पूछने की बात है? खाना खिलाकर उसको अन्न, वस्त्र और द्रव्य तीनों दान दिए। इकलौती ननद है मेरी। अब देखो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। झूठ पर झूठ बोल रही थी। लेकिन एक लड़का बोला, नहीं पापा, इन्होंने बुआ की थाली में से खाना भी छीनकर कुत्ते को डाल दिया। वो रोती हुई गई है। अरे नहीं लाखन, ये झूठ बोलता है। तुम चाहो दूसरे से पूछ लो, अच्छा मोहल्ले में पता कर लो, कितनी बड़ी गठरी लेकर गई है भस्सो। खाली हाथ कैसे जाने देते? तुम परेशान मत हो, चलो खाना खाओ और आराम करो। लाखन कहता है, मैं इसलिए थोड़ी ना परेशान हूँ, परेशानी दूसरी। क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो? अरे क्या बताएं, तुम्हारे गांव से एक आदमी आया था, आज उसने बड़ी बुरी सूचना दी है। तुम्हारे घर में राखी से एक दिन पहले डकैती पड़ गई है। बेचारों का सब कुछ लुट गया। तुम्हारी मम्मी के हाथ पांव तोड़ डाले हैं। भैया भाभी सभी अस्पताल में हैं, इसलिए कोई खबर नहीं दे पाए। अरे नहीं लाखन, तुम कितने अच्छे हो, मैं तुमको गलत समझती थी। क्या किया जाए? करना क्या है, मेरी ससुराल है। जैसे मेरे माता पिता वैसे सास ससुर। कल सुबह मैं अपनी बैलगाड़ी में भरकर 5-7 कुंटल जितना बैलगाड़ी में आ जाए राशन और सारा सामान जो तैयार है भर दो। मैं खुद कल देकर आऊंगा। और हाँ, तुम्हारे पास मैंने वो 20,000 रुपये रखे थे ना खेत खरीदने के लिए, वो दे दो। उनको देंगे तो बेचारे इलाज कराएंगे। अब क्या था, फटाफट बैलगाड़ी सज गई। उसमें जितना आ सकता था सब गेहूं, दाने, चावल, घी, अचार, मूंगफली, बादाम, काजू, पिस्ता सभी कुछ भर दिया। जानबूझकर बहुत सारे डिब्बे, बोरी, कट्टे, थैले बने। बाजार से तरह तरह की कीमती साड़ी, कुर्ता, पजामा, पैंट, शर्ट, बनियान, जुराबे, जूते पूरे खानदान के लिए 2-2, 4-4 जोड़े खरीद कर रख दिए। अब मालकिन भागकर बैंक गईं और उनके बैंक में जितने पैसे थे एफडी भी तुड़वा कर सब रुपए ले आई और पति को मालूम न चले, इसलिए सभी डब्बों, थैलों, कट्टों, बोरियों आदि में अनाज में रुपए छिपाए और सब के सब बैलगाड़ी में रख दिए। और बोली, हम भी चलते हैं। तो लाखन कहता है, अरे 100 किलो की तुम बैठोगी, इससे अच्छा 100 किलो गेहूं और रख लेंगे। अभी राशन देकर आएंगे, 2-4 रोज बाद तुम भी चलना, तब तक सारे लोग अस्पताल से घर आ जाएंगे, अभी तुम उनकी दशा देख नहीं पाओगी। पत्नी ने 100 किलो गेहूं और रख दिए।
अब दोनों बच्चे जिद कर बैठे, पापा के साथ मैं भी जाऊंगा। पत्नी ने कहा, अच्छा बच्चों को तो ले जाओ, इनको देखकर नाना नानी खुश होंगे। मरता क्या न करता, बच्चे साथ में लेकर चल पड़े बैलगाड़ी में बैठकर, और सारा सामान ले जाकर पहुंच गए कहां? अपनी बहन भस्सो के घर, और सब उतार कर उसके घर में रखवा दिया। प्रेम के साथ बहन ने खाना बनाया, सभी परिवार वालों के साथ सबने मिलकर भोजन किया। रात भर रहे, सुबह वापस चल पड़े। रास्ते में लाखन ने दोनों बच्चों को समझाया कि किसी भी हालत में मम्मी को ये नहीं बताना कि तुम बुआ के घर आए थे, कह देना हम नानी के यहाँ गए थे। बच्चे पहले तो छिपाते रहे, तो एक बच्चा तो पापा का चम्मच था और एक मम्मी का। पापा वाला तो बुआ के घर वाली बात छिपाए था, लेकिन मम्मी वाले ने बता दिया। मम्मी पूछती है, बेटा नानी कैसी है, मामी और मामा कैसे हैं, ज्यादा चोट तो आई है क्या? वो बोला, हम नाना के घर कहाँ गए थे? फिर सारा सामान किसको दिया? अरे वो तो सारा बुआ के घर उतार दिया, वहीं रात भर रहे, सुबह वापस आ गए। अब मालकिन लगी रोने पछताने, छाती पीटने लगी। इतना बड़ा धोखा, मेरी वर्षों से की गई चोरी, बचत सारा पैसा भस्सों को। अब इस घर में शांति तभी मिलेगी जब भस्सों को लेकर आओ, उसका सर मुड़वा कर गधे पर बिठाकर मुंह काला करके लाओ। भयंकर त्रिया चरित्र अपने बेडरूम को कोप भवन बना दिया, और 3-4 दिन हो गए, कोई खाना पानी नहीं। तब पति लाखन बोला, अच्छा अगर तुम खाना खा लो तो मैं कल तुम्हारी सभी शर्तों के साथ भस्सों को ले आऊंगा। फिर क्या था, वचन निभाने की शपथ के साथ लाखन भस्सों के घर न जाके सीधे अपनी ससुराल पहुंचा और अपनी सासू माता से मिला और उनसे रोते हुए बोला, अम्मा हम सब बर्बाद हो गए, आपकी बिटिया की अंतिम सांसें चल रही हैं, डॉक्टर कहते हैं ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते की मेहमान है, उनको बड़ा भयंकर वाला खून का कैंसर है, अब किसी भी हालत में बच नहीं सकती। डॉक्टर कहता है कि उसकी सभी अंतिम इच्छाएं पूरी कर दो। नीलिमा कह रही थी, उसने मुझसे चुरा चुरा कर बहुत सारे कपड़े, गहने, रुपए आप लोगों को भेजती रही है, आपने उसी से घर खरीदा है, तुम्हारे घर में सारी खुशियां मेरी पत्नी ने दी हैं, ऐसा उसने बताया है, सच है या झूठ मुझे नहीं पता। नीलिमा की माँ कहती, हाँ बेटा बिल्कुल सच है, नीलिमा के विवाह के समय मेरे पास कुछ नहीं था, उसने तुमसे चोरी कर करके हम सबकी मदद की है। आज उस बेटी की किसी भी अंतिम इच्छा को मैं अवश्य पूरी करूंगी। बोलो क्या चाहती है मेरी बेटी? अम्मा उसका कुछ दिमाग का स्क्रू भी ढीला हो गया है, वो चाहती है कि तुम अपना सिर मुड़वाकर मुंह काला करके गधे पर बैठकर अंधेरे में शाम को मेरे घर पहुंचो। अरे इसमें क्या खास बात है, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और नीलिमा की माँ ने नाई को बुलाकर अपना मुंडन करा लिया और शाम को दामाद ने उसका मुंह काला कर दिया, घूंघट कराकर बैलगाड़ी से अपने गांव ले गया और फिर अपनी योजना के अनुसार ढोल बजवाते हुए सास को गधे पर बैठाकर पत्नी की इच्छा अनुसार पूरे गांव में घुमाते हुए रात के अंधेरे में घर पहुंचा। नीलिमा दौड़कर बाहर आई और मुंह काला, काले कपड़ों में लिपटी अपनी मां को पहचान नहीं पाई और पति से बोली कि आज तुमने मुझे सच में प्रसन्न कर दिया। इस भस्सों का मुंह काला कराकर गधे पर बैठाकर इसकी बेइज्जती करके लाए हो, इससे ज्यादा खुशी मुझे कोई नहीं दे सकता। इसको बाहर वाले कमरे में बंद कर दो, इसको मैं रात में मिलूंगी, इसका इनाम भी तो देना है। लाखन सास को गेस्ट रूम में ले गया और धीरे से बोलता, अम्मा देखा तुम्हारी बिटिया का दिमाग चल गया है, तुम्हारा मुंह काला करके लाए तो कितनी खुश है। कोई नहीं बेटा, मेरी बेटी ने पूरे परिवार की गरीबी दूर की है, आज थोड़ी पागल हो गई, हम वही करेंगे जो तुम कहोगे, बस मेरी बिटिया ठीक हो जाए। दामाद कहता है, वो ठीक हो जाएगी, लेकिन वो कुछ भी पूछे तुम बोलना नहीं, किसी भी हालत में।
बुढ़िया बोली, ठीक है दामाद जी। अब भूखी प्यासी बैठी कैदी की तरह उसको चेक करने की पूछताछ करने आधी रात को उसकी बेटी पहुंची और उसने जो भी पूछा, लेकिन वो बुढ़िया कुछ बोली नहीं। क्या मौन व्रत रखे करमजली? लेकिन बुढ़िया फिर भी नहीं बोली। तब तक सुबह होने लगी। मालकिन को गुस्सा आ गया और उसने बगल में रखी कपड़े धोने वाली थपकी उठाई और कैदी को खींचकर आंगन में ले आई और उसको थपकी से कपड़ों से भी बुरी तरह पिटाई शुरू कर दी और बोलती जा रही थी, हाय डाइन, तूने मेरी मेहनत बेकार कर दी। ये ले सारे बैंक का रुपया, सारी एफडी तुड़वा कर गेहूं के बोरियों में, दाल में, चावल में, घी में, चीनी में, गुड़ के मसाले में, सब जगह छोटी छोटी हर वस्तु के अंदर मैंने रुपए भरे और मायके भेजा। लेकिन बीच में करमजली तू हड़प गई और बाल पकड़े और थपकी का जोरदार प्रहार किया। इसके बाद दे पिटाई करने लगी। बोलती है, कछई का रुपया भस्सो का, मटकी का रुपया भस्सो का, बोरी में रुपया भस्सो का, गुड़ की ढेली भस्सो की, हाय रे चीनी भोसो की। अरे हर चीज का नाम ले लेकर और जहां जहां उसने रुपए पैसे रखे थे और दे थपकी बुढ़िया को मारती जा रही। अब बुढ़िया के जब थपकी पड़ती, बुढ़िया चिल्लाती है, हाय हाय रे दैया मार डाला, हाय बिटिया का तुमका यही लिए पाले रहन, हाय बिटिया पप्पू का कहीं अम्मा को मारिस तुमका, अब का बतैबे री मोरी बिटिया हमका मारी सी रे। अब हम पप्पू का बतैबे जाएगा कि तुम्हारे बहन काई से मारी सी रे। अब मार मार के बुढ़िया को दन मारे जा रही, लेकिन भाभी की जगह बिटिया कहकर आर्तनाद कर रही है। कुछ तो गड़बड़ है। फिर क्या उसने कहा, तुम भस्सो तो नहीं लग रही हो, कौन हो? अरे बिटिया तुमका हम ही पैदा करें, इससे अच्छा होते तुमका पैदा होते मार दे हुई। करमजली मेरी कमर तोड़ डाली री, आए मर गए, मैं काहे को आ गई। अब नीलिमा को गलती का एहसास हुआ और अपनी माता से चिपट कर रोने लगी, हाय अम्मा तुम कैसे आ गई, हम तो भस्सों को बुलाए थे, या मरिगा रमदिनवा का पूत इतना बड़ा धोखा दी। बेटी की मार से बुढ़िया की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और इसलिए बुढ़िया की उसी दिन मृत्यु हो गई। बेटी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। लाखन अपनी बहन और बहनोई के साथ सुख से रहने लगा। तो उम्मीद करते हैं आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।